माधवी गुप्ता परिवार की बड़ी बहू थी। घर में काम तो बहुत था, लेकिन काम करने वाले नहीं थे, क्योंकि पति नीलेश हो या देवर दिनेश, सभी को बस बात बात पर ऑर्डर देना ही आता था। जवान हो या बूढ़े, घर में लगभग सभी की स्थिति एक जैसी थी। काम करने के लिए कोई हाथ हिलाना ही नहीं चाहता था। क्या बात है माधवी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अगर कोई बात है तो मुझसे कहो ना। मुंह तो उतरेगा ही ना नीलेश। समझ में नहीं आता, आप शादी करके एक लड़की लाए हो या कोई जिन? क्योंकि इस घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। अरे माधवी, घर के काम तो सभी औरतों को करने पड़ते हैं। जब तक तुम नहीं आई थी तो माँ ही पूरा घर अकेले संभालती थी ना। अब तुम आ गई हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ हाँ, नाराज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तुम बस 2 दिन घर के काम करके देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। सुबह से लेकर रात हो जाती है नीलेश, लेकिन घर के काम खत्म नहीं होते। घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों की अलग अलग फरमाइशें। सुबह की चाय भी हमारे घर में एक तरह की नहीं बनती, 3 तरह की बनती है। तुम्हारे पिताजी को ब्लैक टी चाहिए, तुम्हें ग्रीन टी, और मम्मी जी को अदरक वाली मसाला चाय। और फिर 3 तरह की चाय बनाने के बाद मुझे चाय के 30 बर्तन भी धोने पड़ते हैं। उनके बारे में सोचा है कभी? और बात सिर्फ चाय पर खत्म नहीं होती। चाय बनाने के बाद जब नाश्ता बनाने की बारी आती है ना, तो नाश्ते में भी घर में सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। और अगर सबकी फरमाइश पूरी ना करो तो सब तो यही कहेंगे ना, बहू निकम्मी है, कमज़ोर है, काम नहीं करती। पत्नी माधवी का बिगड़ा हुआ मूड देखकर नीलेश चुपचाप करवट बदलकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर में सभी लोग महसूस कर रहे थे कि माधवी आजकल कुछ चिड़ी चिड़ी सी रहती है, बात बात पर झल्ला जाती है और उसके चेहरे पर थकान भी दिखाई देती है। एक दिन उसकी सास मनोरमा माधवी से कहती है, क्या बात है माधवी बहू, तुम आजकल कुछ परेशान सी रहती हो। तुम्हारे चेहरे पर भी थकान दिखाई देती है। तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? माँ जी, हमारे घर में इतना काम है कि काम करते करते किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। मैं परेशान हो गई हूँ। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक घर का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आपने इस घर के मर्दों को कोई भी काम करने की आदत ही नहीं डाली। सब लोग हर काम के लिए बस माधवी माधवी चिल्लाते रहते हैं। अरे बेटा, वो तो मैं मानती हूँ कि ये दोनों नालायक अपना एक भी काम खुद से नहीं करते, लेकिन तू चिंता ना कर। अपनी बहू को मैं ऐसे मुरझाने थोड़ी ना दूंगी। कल से मैं और तेरा पति नीलेश, हम दोनों मिलकर तेरी रसोई में मदद करेंगे। आप खुश? सास मनोरमा की बात सुनकर माधवी का मन हल्का हो जाता है। मैं बिना बात के ही माँ जी को गलत समझ रही थी। माँ जी तो कितनी अच्छी है, बिना कहे ही मेरे मन की सारी बात समझ गई और मेरी मदद करवाने के लिए तैयार भी हो गई। चलो, अब कल से माँ जी और नीलेश रसोई के कामों में मदद करेंगे तो मुझे भी 2 पल का आराम मिल जाएगा। माधवी उस रात खुशी खुशी सो जाती है। अगले दिन सुबह नीलेश माधवी को जगाता है। उठो माधवी, तुम्हारी चाय बनकर तैयार हो गई है। आओ जल्दी से अपनी बेड टी पी लो। क्या बात कर रहे हो? चाय तुमने बनाई है? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं चाय नहीं बना सकता? और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पापा और मम्मी को भी उनकी पसंद की चाय बनाकर मैं दे आया हूँ। नीलेश की बात सुनकर माधवी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी अपनी चाय खत्म करने के बाद जब वो रसोई में पहुंचती है तो रसोई का हाल देखकर अपना माथा पकड़ लेती है। रसोई की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ से होकर कोई बहुत बड़ा तूफान गुजरा हो। ग्रीन टी, चाय पत्ती, चीनी, फ्रिज से निकले हुए अदरक, मिर्ची, धनिया और भी न जाने क्या क्या सब किचन के प्लेटफॉर्म पर बिखरा हुआ था। चाय बनाने के बाद चाय के झूठे बर्तन और फ्राई पैन भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर लुढ़के हुए थे। आधे से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर चाय बिखरी हुई थी, जिसके ऊपर मक्खियाँ और चींटियाँ दिखाई दे रही थी। किचन की ऐसी हालत देखकर माधवी ने अपना सर पकड़ लिया। जल्दी जल्दी उसने पूरे रसोई की सफाई की और उसके बाद वो नहाने चली गई। नहा कर आई तो सासू माँ उसे मुस्कुराती हुई मिली। माधुरी बेटा, नहा कर आ गई? आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। देखो, मैंने नाश्ते में पोहा और ब्रेड जाम तैयार कर दिया है। जिसको जो खाना हो खा सकता है। माधवी को बड़ी खुशी हुई कि आज पहली बार उसे इस घर में बना बनाया नाश्ता खाने को मिल रहा था। सासू माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता चट करने के बाद माधुरी रसोई में जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो चक्कर खाकर वहीं रसोई में ही गिर जाएगी। जिस रसोई को वो अभी आधे घंटे पहले चमका कर गई थी, उसकी हालत पहले से भी बुरी थी। जैम का डब्बा खुला हुआ था और चींटियाँ कतार बनाकर उसके अंदर जा रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर गंदगी का ढेर लगा हुआ था।
प्याज और टमाटर के छिलके, हरी धनिया की पत्तियाँ, सब कुछ पूरे किचन में ऐसे ही फैला हुआ था। पिताजी को फल काट कर देने के बाद उसके छिलके भी पूरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही बिखरे हुए थे। किचन की ऐसी हालत देखकर माधवी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो बेचारी एक बार फिर से रसोई की सफाई में जुट जाती है। साफ सफाई करने के बाद वो दोपहर का खाना बनाने लगती है। दोपहर का खाना बनाने के बाद माधवी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। शाम के 5 बजे उसे रसोई में से खटपट की आवाज़ आती है तो उसकी नींद टूट जाती है और वो लपक कर बिस्तर से नीचे उतर जाती है। हे भगवान, इससे पहले कि माँ जी मेरी और मदद करे, मुझे उन्हें जाकर रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 मिनट के काम के लिए मेरी मदद करेगी और फिर अगले 20 मिनट मुझे किचन की सफाई करनी पड़ेगी। मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए भगवान, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इस घर में मदद मांगने की कोशिश की। माधवी दौड़ते हुए रसोई में जाती है, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। माँ जी गैस पर चाय का बर्तन चढ़ा चुकी थी और किचन में दूसरी गैस पर पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि जब चाय बनाने में किचन में भूकंप आ गया था तो पकोड़े बनाने पर वहाँ पर क्या हालत हुई होगी। बेचारी माधवी एक बार फिर रसोई की साफ सफाई में जुट जाती है। अगले कुछ दिनों तक लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। जो कोई भी रसोई में जाता, किचन में तबाही मचाकर ही बाहर निकलता। सुबह के 7 बजे का समय था। माधुरी नहाकर तैयार होने के बाद तेज़ कदमों से रसोई की ओर जा रही थी, क्योंकि उसे अभी सबके लिए टिफ़िन तैयार करना था। जैसे ही माधवी ने रसोई में पैर रखा, उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी। आई माँ, मर गई। ये किचन के फर्श पर क्या गिरा पड़ा है जिससे फिसल कर मैं नीचे गिर गई। अरे माधवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो तो माँ ने कहा कि आज मैं तुम्हारी मदद कर दूँ और नाश्ता बना दूँ। बस नाश्ता बनाते समय जल्दबाजी में मेरे हाथ से थोड़ा सा घी ज़मीन पर गिर गया था। अरे तुम भी ना बिल्कुल देख कर नहीं चलती हो। मुझे थोड़ी ना पता था कि आपके जैसे तेजस्वी लोग ज़मीन पर घी भी गिरा सकते हैं। दर्द के मारे बुरा हाल था, पर अब उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नीलेश, तुम अभी के अभी किचन से बाहर निकलो। अरे बाबा, मैं नाश्ता बना रहा हूँ ना, तुम जाओ, जाकर कोई और काम देख लो। मैंने कहा ना, तुम अभी के अभी रसोई से बाहर निकलो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अब मैं मदद कर रहा हूँ तो मुझे टोको तो मत। फिर तुम मुंह फुलाए घूमती हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। पापा, मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ करो और जाओ रसोई से। तुम जैसे बिस्तर पर बैठकर ऑर्डर चलाते थे ना, वैसे ही ठीक थे। मुझे ऐसा काम करने वाला पति नहीं चाहिए। देखा देखा, फिर से ताना मार रही हो। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। मैं तो अब तुम्हारी मदद करके ही रहूँगा। माधवी नीलेश को रसोई से बाहर जाने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन नीलेश तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। अंत में माधवी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अगर इन दोनों माँ बेटा को मैंने किचन में जाने से नहीं रोका तो दिन में 10 बार रसोई की सफाई करते करते मेरी जान ही निकल जाएगी। ये दोनों को तो मैं कहकर थक चुकी हूँ कि मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए, मैं बिना मदद के ही ठीक थी, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ऐसा क्या करूँ कि ये लोग रसोई में जाना बंद कर दे। माधवी बेचारी पूरा दिन बैठे दिमाग पर जोर डालती रहती है कि आखिर कैसे माँ जी और नीलेश को रसोई में घुसने से रोका जाए। आ गया आइडिया। ऐसा करती हूँ कि रसोई में ताला ही लगा देती हूँ, ना इन लोगों के पास ताले की चाबी रहेगी और ना ये लोग रसोई में घुस पाएंगे। कम से कम मुझे दिन में 10 बार किचन को रगड़ रगड़ के साफ करने से तो मुक्ति मिलेगी। अंत में माधवी का ब्रह्मास्त्र काम आ जाता है और ताले की चाबी कमर में लटका कर माधवी पहले की तरह घर के सारे काम खुद करने लगती है। किसी को पता नहीं चला कि कोयल और सुशील क्यों अलग हो गए। बच्चों की बात करें तो लड़की पिता और दादी के पास और लड़का कोयल यानी माँ और नाना के पास। बहुत साल बाद। पापा, ये लेटर आया है। किसका है बेटा? सुशील के पापा लिखते हैं कि रितु की शादी तय कर दी गई है, लड़का बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? पापा, लेटर में लिखा है कि सासू माँ चाहती हैं कि राकेश की शादी के बाद उसकी बहू की डोली उन लोगों के घर उतरे। तो ठीक है ना कोयल, बहू का हक ससुराल में ही होता है। जैसे तेरी सास ने तुझे डोली से उतारा था, वैसे ही अपने पोते की बहू को भी डोली से उतारने की इच्छा रखती है। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए।
सम्मान तो उन लोगों को भी करना चाहिए था, भावनाओं का। खैर छोड़िए पापा, देखते हैं जो होगा। अगले दिन रीतू दादी से कहती है, दादी दादी, मम्मी का फोन आया था कि राकेश भैया की भी शादी तय हो गई है। केदार अंकल है ना, पापा के दोस्त, उन्हीं की बेटी से। रीतू की बात सुनकर सुशील की आंख में पानी भर आता है। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। पापा, क्या आपका और माँ का तलाक हो गया था? बेटी अब बड़ी हो गई थी। इस तरह के सवालों से पिता का बचना मुश्किल था। नहीं बेटा, तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन तेरी माँ जिद्दी बहुत है। किसी बात से नाराज होकर मायके गई तो फिर आई ही नहीं। फिर मैं आपके पास कैसे? और आपने बुलाने की कोशिश भी नहीं की पापा? तुझे तेरे नाना दे गए थे। उनको पता था कि बेटी के बिना पिता नहीं रह सकता। शायद उनकी भी बेटी थी, वो दर्द समझ सकते थे। पर पापा, आपने माँ को बुलाया भी नहीं। तभी वहां दादी आ जाती है। क्यों नहीं बुलाया? 100 बार तेरे पापा ने बुलावा भेजा, लेकिन वो आई ही नहीं। फिर तेरा नाना तुझे ले आया। मैं तो इससे कहती रही कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये है ना, तेरी माँ का दीवाना ही रहा पूरी जिंदगी। ऋतु कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राकेश कहता है, माँ, ये कैसी शर्त है कि शादी के बाद मैं दादी और पापा के साथ रहूं? तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तेरी दादी यही चाहती है। पापा ने कहा तो शायद उनकी भी इच्छा यही होगी। हो सकता है ऋतु की शादी के बाद उस घर को देखने वाला कोई ना हो। दादी की तबीयत खराब रहती है ना बेटा। माँ, उस घर की तू बहू है, तू जाकर वहां रहना। मैं तो कहता हूं कि चलना हम वहीं रहते हैं। माँ, दादी की इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन क्या उन लोगों ने एक बार भी तेरे बारे में सोचा कि तू कैसे रहेगी? तभी वहां नाना आ जाते हैं। अपने पिता के बारे में एक शब्द गलत मत बोलना। आज जो इतनी अच्छी शिक्षा लेकर तू बड़ी कंपनी और पद में काम कर रहा है, वो उन्हीं के बल पर। दूर रहकर भी तेरी छोटी सी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखा है उसने। माफ करिए नाना जी, लेकिन मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। अब कोयल पिता के साथ बैठ जाती है, पुरानी बातों को याद करती। बेटी, तुझे उस घर में चले जाना था। कई बार तो बुलावा आया था। नहीं पापा, डोली लेकर ये गए थे, फिर अकेले कैसे चली जाती? 100 बार बुलावा भले भेजा, लेकिन क्या एक बार लेने नहीं आ सकते थे? अरे लेकिन बेटा, वो घर तेरा था। छोड़िए ना पापा, इस बारे में कई बार बात हो गई है। बस अब ऋतु की शादी में जाने की तैयारी करिए। और हाँ, उन लोगों से बोल दीजिए शादी किसी होटल में करे। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। शायद तेरा पति तुझे अच्छे से जानता है, तभी उसने हर रीति रिवाजों के लिए होटल ही चुना कि तुझे उस घर में जाना ना पड़े। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब कोयल अपनी ही बेटी की शादी में मेहमानों की तरह पहुंचती है। पापा, पता नहीं रीतु मुझे पहचानेगी भी कि नहीं। तभी एक प्यारी सी लड़की, जो कि रीतु होती है, कोयल के गले लगकर चिपक जाती है। कोयल उसे गले लगाकर ही रखती है। रीतु, कितनी बड़ी हो गई मेरी गुड़िया। नहीं माँ, बड़ी तो आप हो, जो पापा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्यों नहीं अपने पास रखा माँ? पापा की परी तो बेटियां ही होती है ना। 100 लोगों को छोड़ सकता है एक पिता सिर्फ अपनी बेटी के लिए। क्या तू रह लेती अपने पापा के बिना? नहीं माँ, पापा को छोड़ना मुश्किल है। बिल्कुल बिखरे से है माँ। उन्हें तो आज भी किसी बच्ची की तरह हर बात समझानी पड़ती है। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसने लगती है कि तभी वहां सुशील आ जाता है। 20 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों मियाँ बीवी आमने सामने होते हैं। बिल्कुल नहीं बदली। मैं बदलने वालों में से थी भी नहीं। और सुनाओ, शादी में कोई कमी तो नहीं? बेटी की माँ की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। शुक्रिया।
कोयल कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ सुशील की माँ और कोयल के पिता आ जाते हैं। सुशील की माँ को कोयल पैर छूती है। कैसी हैं माँ जी? पहले से बहुत ढल गई हैं आप। हाँ बहू, अब शरीर से काम नहीं होता। तेरी बेटी पाल दी बस गनीमत है। अब तो आजा, अपना घर संभाल ले। कोयल नहीं चाहती थी कि शादी के दिन वो सारी पुरानी बातों को याद किया जाए। माँ जी, शादी के बाद बात करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बेटा, अब आजा अपने घर। बहू आएगी, बेटी जाएगी, फिर एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। सुशील तुम्हारे बिना अधूरा है। कोयल पति की तरफ देखती है। रहने दो ना माँ, वो नहीं बात करना चाहती है तो मत बात करो। ठीक है, जैसा चल रहा है। कोयल को गुस्सा आ जाता है। जब से कोयल ने ससुराल छोड़ा, ये पहली बार था जो खुलकर कोयल का गुस्सा सुशील पर फूटा। क्या उम्र थी जब तुमने मुझे घर से निकाला था? क्या कहा था? अब अपनी शक्ल मत दिखाना। 2 छोटे बच्चे साथ थे मेरे, सोचा उनका क्या होगा? गुस्सा था मेरा कोयल, लेकिन तुम तो जैसे बहाना ही ढूंढ रही थी मुझे छोड़ने का। कितनी बार तुम्हें मैंने बुलावा भेजा लेकिन तुम नहीं आई। क्यों इतना गुस्सा? हाँ, मैं तो एक बार खुद भी गई थी तुझे लेने। क्यों, आई थी ना? हाँ, आई थी, ये बोलकर कि चल उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो तुझे रख लेगा। हाँ, तो क्या गलत बोला था माँ ने? गुस्सा था, शांत हो गया था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा? बस करिए, मैं कोई सामान नहीं थी, ना ही कोई जानवर जिसे इंतजार होता है कि मालिक कब रखेगा, और अगर नहीं रखा, भगा दिया तो? क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं था? क्या मेरी आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं थी? एक बार, क्या सिर्फ एक बार आपने खुद आने की कोशिश की? सुशील को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तो फिर मुझे ये क्यों नहीं लग सकता कि मैं अगर खुद से आती तो आप मुझे भगा देते? कोयल की बात सुनते ही सुशील उसे गले लगाकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो कोयल, एक औरत के मान सम्मान को मैं समझ नहीं पाया। फिर क्या, एक तरफ ऋतु की डोली पिता के घर से जाती है, तो दूसरी तरफ 20 साल बाद कोयल दोबारा घर की बहू के रूप में गृह प्रवेश करती है। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी?
इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते? साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपये कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ सही ही कहते हैं, मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों हैं? हाँ वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था, बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है, बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? अरे वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था, बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने, लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा, इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता, अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ दे दो, अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है, ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूं। गांव वाले जिनको चाउमीन की लत लग गई थी वो करते भी क्या, दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज, मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज, भाग्यवान देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था, जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था, भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं। क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना, तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते
तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है।